हेलो बच्चों, मेरा नाम है शुभम कुमार गौर एंड आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बच्चों, आज जो टॉपिक मैंने लिया है वो है लॉगरिदम। तो इसके बेसिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ फार्मूले हैं वो भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले बात आती है, कुछ एक्सप्रेशन मैंने लिख रखे हैं। जैसे मैंने लिखा है 2 की पावर 3 जो कि 8 के इक्वल है ना। अब ये चीज़ आती कैसे है, तो मैंने कहा कि मैंने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया, है ना। फिर हम और आगे गए तो 2 की पावर 10 हमें मिला। 2 की पावर 10 में हमने क्या किया, 2 को हमने 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया एंड 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिला, 1024 मिला, है ना। तो इस तरह से हमें ये 1024 मिल गया। उसके बाद हम और आगे बढ़े, क्योंकि हमने सोचा कि हम कहाँ तक ये मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हमने 2 की पावर 500 निकालने का ट्राई किया तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई बहुत बड़ा हो गया और फिर मल्टीप्लाई करने में टाइम भी ज़्यादा लगा। तो यहाँ पे हमने जो इंट्रोड्यूस किया तो वो लॉगरिदम है। तो इस तरह के जो कॉम्प्लिकेशन है, मतलब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को जब हमें सॉल्व करना होता है तो वहाँ पे लॉग की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह से लॉग इंट्रोड्यूस होता है। इस फॉर्म को ना हम क्या बोलते हैं, ये जो फॉर्म लिखी हुई है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है हमारी, क्योंकि एक्सपोनेंट लगा है ना, पावर के फॉर्म में लिखा है इसलिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोल रहे हैं, है ना। तो अब ये बात आई कि इस फॉर्म को हम लॉग के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जब हमें सॉल्व करने करने रहे होंगे तो उसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई करके तो लिख नहीं सकते, तो हमें लॉग के फॉर्म में लिखना सीखना पड़ेगा। तो अगर हम बात करते हैं कि इसको हम लॉग के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो करना क्या है, सबसे पहले लॉग लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद ये जो 2 है जिस पे पावर लगी है वो इस लॉग का बेस बन जाएगा, और बेस जो है वो नीचे हम लिखते हैं। उसके बाद क्या है, ये जो फाइनल आंसर हमारे पास है वो इस लॉग का नंबर होगा, और इक्वल टू में हम इसकी पावर लिख देंगे जो कि 3 के इक्वल होगी। इसको मैं नंबर बोलूँगा और ये हमारा बेस है। तो बेस है, पर नंबर को कुछ और भी बोलते हैं, लेकिन मैं नंबर बोलूँगा क्योंकि मुझे नंबर बोलने से कनेक्ट होता है, इसलिए मैं नंबर बोलता हूँ। तो कैसे लिखा मैंने, मैं अगेन बता रहा हूँ आपको। 2 की पावर 3 8 के इक्वल था, ये हमें ऑलरेडी पता है। और अगर हमें इसे लॉग के फॉर्म में लिखना है तो हमें सबसे पहले लॉग लिख देना है। लॉग लिखने के बाद उसका बेस लिखा जाएगा जो कि 2 बनेगा, ठीक है। और जो 8 इसका आंसर है उसको हम इसका नंबर बना देंगे, इक्वल टू में 3 लिख देंगे, ठीक है। इसको हम पढ़ते कैसे हैं, तो हम इसको बोलते हैं log 8 बेस 2 इक्वल टू 3, है ना। तो ये लॉग के फॉर्म में लिखना हम सीख गए हैं कि लॉग के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, और जब लॉग का फॉर्म लिखा होगा तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो भी देखते हैं। तो ये अगर मुझे इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या करूँगा, इस 2 को इधर ले जाऊँगा और 3 को उसकी पावर बना दूँगा। तो 2 की पावर 3 इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब मैं ये दूसरा वाला लिख रहा हूँ आपके लिए। तो 2 की पावर 10 को मैं कैसे लिखूँगा, पहले मैं लॉग के फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो 2 को बेस बना दिया, 1024 इसका नंबर बन जाएगा, इक्वल टू में 10 आ जाएगा, ठीक है। और अगर हमें ये दे रखा है तो यहाँ से हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो 2 इधर जाएगा RHS में और 10 उसकी पावर बनेगी, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 1024 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लॉग को एक्सपोनेंट में और एक्सपोनेंट को लॉग के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। ये हमारी एकदम बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हमें इस तरह से चीज़ें लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। फिर इस पे हम आएंगे और हम देखेंगे कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया हो गया कि हम एक्सपोनेंट को लॉग के फॉर्म में और लॉगरिदमिक फॉर्म को एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। इसके बाद आगे बात आई, तो यहाँ पे जब बेस की बात आई ना, तो यहाँ पे 2 बेस हमारे पास आ गए। तो जब मैं बेस की बात कर रहा हूँ तो मैं कुछ ऐसे बोलूँगा, बेस भी हमारे पास 2 तरह के आए। एक तो हमारे पास कॉमन बेस है, ठीक है, और दूसरा जो है वो नेचुरल बेस है।
तो इन दो बेस के ऊपर, बेस तो और भी हो सकते हैं बट इनके बारे में हम जनरली बात कर रहे होते हैं। तो नेचुरल बेस जो है ना वो ई होता है, और इसको जो इंट्रोड्यूस किया वो नेपियर ने किया। तो ये जो ई है ना वो नेपियर नंबर है, इसकी कुछ वैल्यू होती है। तो ई की जो वैल्यू है वो 2.1782 या 2.7182, कुछ इस तरह की वैल्यू होती है ना। 2 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, तो 2.7182 इसकी वैल्यू है। तो ये हमारा नेचुरल लॉग है, ठीक है। नेपियर ने इसको इंट्रोड्यूस किया। और एक और लॉग जिसके बारे में बात करते हैं कॉमन बेस होता है। कॉमन बेस हमारा 10 होता है। जनरली जब नेचुरल बेस यूज़ नहीं होता तो हम कॉमन बेस यूज़ करते हैं, 10 भी यूज़ करते हैं, पर क्वेश्चंस में डिफरेंट डिफरेंट बेस आते हैं। कॉमन बेस 10 होता है और नेचुरल बेस ई होता है ना। तो ये दो तरह के बेस हैं हमारे पास जो जनरली यूज़ होते हैं। इसके अलावा अगर हम और आगे बढ़ें तो हमारे पास क्या है, इन पे कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। जैसे हमने अभी ये बात सीख ली कि हम इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन हमसे कहता है कि हमें इस log 27 बेस 9 की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको x के इक्वल लिखेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। और फिर सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो जब मैंने इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा तो मैं कैसे लिखूँगा, इस 9 को ले जाऊँगा मैं RHS में और x उसकी पावर बन जाएगी। तो 9 की पावर x इक्वल टू 27 मैं ऐसे लिख दूँगा। एंड इसके बाद हम ऑपरेट आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, तो ये 2x हो गया। और 27 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 की पावर 3, ठीक है। तो हमें पता है कि बेस सेम है, इक्वल टू का साइन लगा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ 2x इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो x की वैल्यू है वो 3/2 आ गई। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेम चीज़ हम दूसरे क्वेश्चन में भी करेंगे। इसको भी हमने एक्सलेट करा, तो जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम ले जाएंगे RHS में, और मैं इसको लिखने वाला हूँ 324 इक्वल टू 3√2 की जो पावर है वो x बनेगी। तो ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। अभी क्या है कि हमें इसके फैक्टर करने हैं। तो हमें पता है कि 324 जो है वो 18 का स्क्वायर है, तो मैं इसको 18 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। 18 का स्क्वायर है तो मैं इसको 3 और 2 के फॉर्म में अगर ब्रेक कर भी लूँ तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, 3 का स्क्वायर इंटू 2, और ये उसका भी क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। और ये क्या लिखा है, 3√2 की पावर x लिखी हुई है। तो अगर मैं इसे 3√2 बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ क्या, तो देखते हैं। तो 2 को अंदर ले गए तो ये 3 की पावर तो हो गई 4, और 2 की पावर क्या हो गई 2, इक्वल टू 3√2 की पावर हो गई x, ठीक है। अगर मैं 2 को √2 लिखूँगा तो मैं जानता हूँ कि 2 को √2 लिखने के लिए मैं √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे √2 का स्क्वायर लिखूँगा और एक 2 पहले से लगाए, तो 3 की पावर 4 इंटू √2 का स्क्वायर और इंटू में 2, तो ये √2 की पावर 4 बन गई। तो 3√2 की पावर x ही RHS में लिखा है। तो मैं इसे कंबाइन करके 3√2 की पावर 4 इक्वल टू 3√2 पावर x ऐसे लिख सकता हूँ। मुझे पता है कि बेस सेम है, इक्वल टू का साइन है, तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ पावर, और मैं बोल सकता हूँ कि x इक्वल टू क्या आएगा, 4 आएगा। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन बनेंगे। कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लॉग को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख रहे हैं और अपना आंसर निकाल रहे हैं, है ना। तो आगे देखते हैं, अगला देखते हैं कि अगला कैसे होएगा। तो मैं इसको हटाता हूँ, जगह हर बार कम पड़ जाती है। तो ये मैंने हटा दिया। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, तो ये वाला देखना है कि ये कैसे होगा। तो अगेन x के इक्वल लिया, तो इसको ले गए हम RHS में, तो 27√3 इक्वल टू 1/9 की पावर कितना हो गया x। 1/9 को हम 1/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, इधर x हो गया। 2 को हम होल पे लगा सकते हैं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/3 की पावर 2x, ठीक है। अगर मैं इस 3 को ऊपर ले जाऊँ तो -1 लगा सकता हूँ,
क्योंकि नेगेटिव पावर को पॉजिटिव एंड पॉजिटिव पावर को नेगेटिव हम ऊपर नीचे ले जाके कर सकते हैं, तो 3 की पावर -1 ऊपर आ जाएगा और -1 बाहर ब्रैकेट के 2x लिखा है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा तो 3 की पावर -2x आ जाएगा, इधर ही आ गया। तो अब मैं इसको भी 3 के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, तो ये हो गया 3 की पावर 3 इंटू √3 को मैंने लिख दिया 3 की पावर 1/2, और ये दोनों आपस में इक्वल है। मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम होता है तो हमें पता है पावर ऐड हो जाती है, तो 3 + 1/2 7/2 हो जाएगा, इक्वल टू 3 की पावर -2x हो गया। अगेन बेस सेम है, इक्वल टू का साइन लगाए, तो मैं क्या करूँगा, पावर को कंपेयर करूँगा, तो मैंने बोला 7/2 इक्वल टू -2x हो गया, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो x है वो -7/4 हमें देखने को मिलेगा। तो ये x की वैल्यू आती है -7/4, है ना। तो ये इसका आंसर है। अगला करते हैं, तो अगला भी ऐसे ही करना है हमें। तो हम बस इस फॉर्म से कंफर्टेबल होना चाहते हैं, क्योंकि हमें बीच बीच में इनकी रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है कि हम इनको कन्वर्ट कर पाएँ ईज़िली एंड एक्स वगैरह फाइंड कर पाएँ, जो भी वेरिएबल हमारे पास है वो हमें फाइंड करना आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम फार्मूले देखेंगे, तो ये डायरेक्ट, ये वाले क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूले अप्लाई करके भी होंगे, लेकिन अभी हम विदाउट फार्मूला देख रहे हैं। तो ये लिखा है, तो इसको भी हमने x के इक्वल लिख लिया, तो ये हो गया 0.008 इक्वल टू 0.2 की पावर x, ठीक है। इधर से पॉइंट हटाया तो ये 1000 आ गया नीचे, और इधर से पॉइंट हटाया तो 10 आ गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2/10 की पावर 3, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2/10 की पावर x। अगर मैं कंपेयर करूँ, बेस सेम है, इक्वल टू लगा है, पावर कंपेयर, x की वैल्यू 3 आती है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। इस तरह से हम इन्हें कर सकते हैं, है ना। अभी हम वापस से थोड़ा सा थ्योरी की बात फिर से करते हैं। मैंने अभी आपको 2 बेस बताए हैं, एक तो कॉमन बेस है जो कि 10 होता है, एक नेचुरल बेस है जो कि e होता है, और e की वैल्यू भी मैंने आपको बताई है जो कि क्या होती है 2.7182 e की वैल्यू है। कुछ और भी हो सकती है, अप्रॉक्स वैल्यू है 2.7 समथिंग होता है ना। तो ये e हो गया। कुछ वैल्यूज़ हैं जो हमें याद रहें तो बहुत अच्छा है, जैसे अगर मैं ln2 बोल रहा हूँ, ठीक है, तो जब भी नेचुरल बेस की बात आती है ना, तो हम उसको लॉग ना लिख के ना, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए नेचुरल बेस अगर लगा है तो हम उसको लॉग ना लिख के ln लिख देते हैं, है ना। तो ये अंडरस्टूड है कि इसका बेस e रहेगा, है ना। जब भी ln लिखा है तो उसका बेस हम e समझेंगे। तो ln2 की जो वैल्यू है वो 0.693 के इक्वल होती है, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो हमें याद रहें तो बहुत अच्छा है। और एक और है हमारे पास ln3 की जो वैल्यू है वो 0.732 के इक्वल होती है। ऐसे ही अगर हम log2 की बात करें जिसका बेस 10 है, तो ये जो वैल्यू है वो 0.3010 के इक्वल होती है। तो ये वैल्यू भी अगर हमें याद रहती है तो बहुत अच्छा है, हम इनका डायरेक्ट यूज़ करेंगे। वैसे हमें लिखा मिलता है, अगर क्वेश्चन आता है तो ये दे के रखते हैं, बट हमें याद रहे तो भी अच्छी बात है। तो log3 लिख लेते हैं, बेस 10 के लिए 0.4771 होता है ना। ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो हमें याद होनी चाहिए। और अगर मैं बोलूँ कि ln10 अगर मैं लिखूँ तो ln10 भी मैं लिख सकता हूँ, है ना। तो ये जो वैल्यू है वो 2.303 के समथिंग होती है। तो ये हमारी वैल्यूज़ हैं और जो जनरली हमें याद रहनी चाहिए। तो ये हो गया, है ना। अभी और आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़े तो ये आ गया हमारे सामने, तो ये क्वेश्चन है। अभी हम देखते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं। तो अगेन एक्स लेके करें या ऐसे कर दें, देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा कि ये लिखा है 2 की पावर 2 इंटू समथिंग लिखा हुआ है, 2 के साथ कुछ प्रोडक्ट में लिखा हुआ है
है ना। तो ये दोनों पावर प्रोडक्ट में है। कुछ इस तरह से हम मान सकते हैं 2 इंटू समथिंग मैंने 3 मान लिया, है ना। तो ये ऐसे लिखा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूँ। ये 2 की पावर 6 है, या तो मैं ऐसे लिख लूँ इसे, या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 होल पावर 3, और फिर मैं इसे लिख सकता हूँ 4 की पावर 3, है ना। तो ये जो बात है ना वो हम यहाँ पे करने वाले। तो मैंने इसको लिख लिया, 2 की पावर 2 को 4 लिख लिया, और 4 की पावर लगी है log 4 5। यहाँ से पहली आइडेंटिटी हमारे सामने आती है। आइडेंटिटी कुछ ऐसे है कि इधर मान लीजिए ए लिखा है और इधर कुछ समथिंग लिखा हुआ है, एक्स लिखा है, और इधर भी ए लिखा है ना। तो ये प्रॉपर्टी हमसे ये कहती है कि हम इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ए को मैं एक्स की जगह ले जा सकता हूँ और एक्स को ए की जगह ला सकता हूँ। तो मुझे ये कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, एक्स लॉग ए, और इसका नंबर भी है, बेस भी है, नंबर भी है। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी लॉग का बेस एंड नंबर सेम हो जाता है तो ये लॉग की प्रॉपर्टी है, तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे अगर ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो एक्स हमें मिलती है। तो हम कुछ ऐसा यहाँ पे करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे कि 5 को हम 4 के प्लेस पे और 4 को 5 के प्लेस पे ले जाएंगे। तो 5 नीचे आया और ये बन गया log 4, बेस 4 एंड नंबर भी 4। तो ये वैल्यू 1 हुई, तो यहाँ से हमें आंसर मिलता है 5। तो इसका आंसर 5 हुआ। तो हमारे पास दो प्रॉपर्टी आ गई हैं, एक प्रॉपर्टी ये है और दूसरी प्रॉपर्टी ये है ना। इस तरह से हम प्रॉपर्टी लिखते जाएंगे। एक और प्रॉपर्टी मैं साथ ही साथ लिख देता हूँ क्योंकि यूज़ होनी है। तो मैंने कहा कि log 1 की वैल्यू अगर हम लिख रहे हैं और बेस हमारे पास a है, तो इसकी वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल होती है ना। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, इसको हम 0 लिख सकते हैं। अगर मैं इस पे आ जाऊँ तो 1045 हमें पता है, 1045 1 होता है, और cot 30 अगर मुझे निकालना है तो मैं 1030 बोलता हूँ 1/√3, तो cot 30 जो है वो √3 होगा। तो ये कुछ ऐसा है। अब ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये वाली बात करने वाली बात है। तो यहाँ से फिर से कुछ रिस्ट्रिक्शन है जो हमें पता होनी चाहिए। हम थ्योरी की बात कर रहे हैं तो रिस्ट्रिक्शंस की भी बात करेंगे। तो जब भी लॉग डिफ़ाइन होता है तो लॉग के साथ कुछ रिस्ट्रिक्शन हमेशा रहती हैं। जैसे मैंने बोला यहाँ पे इसका बेस ए है एंड इसका नंबर एन है। तो एन और ए के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि हमें पता होना चाहिए। अगर मैं n की बात करता हूँ तो a एंड n दोनों के दोनों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये पहली रिस्ट्रिक्शन है। दूसरी क्या है कि a जो है वो 1 नहीं हो सकता, है ना। a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। अगर a की वैल्यू 1 होती है तो वहाँ पे लॉग डिफाइन नहीं होता है। अगर a एंड n दोनों नेगेटिव होते हैं तो वहाँ भी a डिफाइन नहीं होता है। तो ऐसा है कि a एंड n दोनों के दोनों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a 1 नहीं होना चाहिए। तो ये दो बातें हमें दिमाग में रखनी है अपने। तो ये हमने कर लिया है ना। तो बेस एंड नंबर अगर सेम हो जाता है तो लॉग की वैल्यू 1 हो जाती है। log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, पर हमें बेस के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन है। और रिस्ट्रिक्शन क्या है बेस एंड नंबर के लिए कि a एंड n दोनों के दोनों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, है ना। ये रिस्ट्रिक्शन अगर हम यहाँ पे अप्लाई कर दें तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे log का बेस जो है वो 1 हो गया है। log का बेस जैसे ही 1 हुआ तो हम ये देख रहे थे log 1। तो जैसे ही इसका बेस 1 होता है मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इट इज़ नॉट डिफाइन। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि अगर बेस 1 होता है तो लॉग डिफाइन नहीं होगा। तो इसका ये सॉल्यूशन है। अब ये वाला क्वेश्चन बचा है तो इसको और कर लेते हैं। तो जब हम इसको करने जाएंगे तो वही हम x लिख के करने वाले हैं। तो मैंने इसको भी इक्वल टू x ले लेता हूँ मैं। तो मैंने x ले लिया। तो ये मुझे कुछ इस तरह से दिखेगा, 5 - 2 √x इक्वल टू 5 +
2√x और इसका जो पावर है वो x है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को सेम बनाना चाहता हूँ तो मैं इसको रेशनलाइज करूँगा और जो समझदार है वो समझ जाएगा। अगर मैं रेशनलाइज करूँगा तो मैं ऐसे लिखूँगा, चलो लिख देता हूँ 5 + 2√6 इंटू में मैंने लिखा 5 - 2√6 और अपॉन में भी सेम चीज़ आ जाएगी 5 - 2√6 है ना। और इसकी पावर क्या है, x है। इधर a² - b² लगेगा, 5 का स्क्वायर 25, 2√6 का स्क्वायर 24। तो 25 - 24 1 हो गया, तो 1/5 - 2√6 की पावर क्या, x। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो -x, तो मैं लिख सकता हूँ 5 - 2√6 की पावर -x। और इधर इक्वल टू में क्या लिखा है, 5 - 2√6 की पावर 1। तो मैं यहाँ से कंपेयर करके बता सकता हूँ कि जो x है वो -1 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से इसका आंसर बनता है कि x = -1 आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़े तो हमें ये वाले क्वेश्चन मिल गए। तो ये आइडेंटिटी है sin² थीटा प्लस cos² थीटा, क्लास 10th की आइडेंटिटी है, 1 के इक्वल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका बेस भी 1 एंड नंबर भी 1। तो इसकी वैल्यू लोगों को लगती है 1 आ जाएगी, पर ऐसा है नहीं। इसका बेस 1 हो गया और बेस 1 जो है ना वो अलाउड नहीं है ना। मैं इसका रीज़न भी अभी बताऊंगा क्यों नहीं है। तो इसका भी जो आंसर है वो नॉट डिफाइन बनेगा, तो ये भी डिफाइन नहीं हो पाएगा। इसको देखते हैं, ये आइडेंटिटी है sec² थीटा, sec² थीटा -tan² थीटा, अगेन 1 होता है। तो मैं इसको भी क्या लिख सकता हूँ, log 1 cos 60। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो log 1 आ गया एंड 1/2 आ गया। ये बेस इसका 1 है एंड जो नंबर है वो 1/2 है ना। तो अगेन ये नॉट डिफाइन होगा क्योंकि इसका बेस जो है वो 1 है और 1 बेस अलाउड नहीं है, ये भी नॉट डिफाइन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो ये अगला क्वेश्चन है हमारे पास 0.05 एंड उस पर कुछ पावर लगा हुआ है। तो अभी अभी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी जो कि क्या थी हमारे पास, a log ax। इसको हम x लिख सकते हैं, x को नीचे लाएंगे और a को x की जगह ले जाएंगे, फिर वो 1 हो जाएगा। तो x के इक्वल होता है ये, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, 0.3 का बार जो है ना वो नीचे लाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो मैंने लिखा 0.3 बार और इधर मैंने लिख दिया log 0.05। 0.05 को अगर मैं पॉइंट हटा के 5/100 लिख दूँ, मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 0.05 पॉइंट हटाया, नीचे 100 आया, 5 का डिवाइड लगाया तो 1/20 आया। 20 को लिखा 1/20 को लिखा 20 की पावर -1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 20 की पावर -1 आ गया। या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये 1/20 है एंड ये √20 है। इसको हम अलग से सॉल्व कर लेंगे, है ना। इसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करने जाएंगे तो हम इसे x के इक्वल लिखेंगे, √20 1/20 इक्वल टू क्या, x। फिर ये इधर गया तो 1/20 इक्वल टू 20 की पावर क्या आ गया, x/2 आ गया। ये 20 की पावर -1 इक्वल टू 20 की पावर x/2। यहाँ से पावर कंपेयर होगी तो x की वैल्यू हमें मिलती है -2। ठीक है, तो ये पूरा सॉल्व होके क्या आ जाता है, -2 आ जाता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 0.3 का बार और उस पर जो पावर है वो -2 आ जाएगी। एंड अगेन इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो 0.3 का बार है उसको हम 3/9 लिख सकते हैं। ये बात हमने पुराने लेक्चर्स में करी है कि इसको हम रैशनल नंबर के फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा क्या, 3/9। क्या करना है, पॉइंट हटाओ, बार हटाओ, नंबर लिख दो, डिवाइड का साइन लगा दो। पॉइंट के बाद जितने डिजिट ऐसे हैं जिन पे बार लगाए उतने 9। पॉइंट के बाद ऐसे डिजिट ढूंढो जिन पे बार लगाए, तो एक डिजिट पे बार लगाए तो एक 9 आ जाएगा। तो ये इसका p/q फॉर्म है, -2। तो ये कितना, 1/3 की पावर -2। ये ऊपर गया तो 3 की पावर -1 इंटू -2, तो ये कितना, 3 की पावर 2 इक्वल टू
9। तो इसका जो आंसर है वो क्या बनेगा, 9 बनेगा। तो ये भी कर लिया हमने। अगला देखते हैं। तो अगले में क्या है, अगले में जीपी लिखी है। अगर आप लोग समझदार हैं तो समझेंगे कि जो ये एक्सप्रेशन है इनफाइनाइट जीपी है। इनफाइनाइट जीपी का सम a/1 - r होता है, जिसमें r <1 होना चाहिए। ये कंडीशन भी होती है, ठीक है। इसको ये बोलते हैं, ये फर्स्ट टर्म है। आर कैसे निकलता है, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, इस तरह से आर निकलता है। तो आर हम निकाल लेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ए आ गया 1/3, नीचे 1 - 1/r 1/3, तो 1/3 अपॉन 2/3, तो ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ये 1/2 आ गया। 1/2 आने के बाद हम आगे क्या कर सकते हैं, इसको हम सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो ये हटा देते हैं। तो ये आ गया 1/2 आ जाएगा हमारे पास। तो 2.5 लिखा है एंड 0.4 लिखा है। 0.4 को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा क्या हमारे पास, 2/5 आ जाएगा, है ना। तो हम करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 0.4 लिख लिया हमने। और इधर पावर लगी हुई है -log 2.5 आ जाएगा। एंड क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो इसको हम 1/2 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो जो हमने फार्मूला पढ़ा है उसमें क्या है, a log x बेस a इक्वल टू क्या होता है, x हो जाता है। पर यहाँ log के आगे कोई साइन नहीं है, पर इस केस में log के आगे माइनस लगा हुआ है। तो पहले हमें इस माइनस को सेटल करना पड़ेगा। तो माइनस को सेटल करते हैं। तो माइनस को सेटल करेंगे तो ये 0.4 जो है इसको मैं 4/10 लिख सकता हूँ। फिर मैं इसे 2/5 भी लिख सकता हूँ। पर 2/5 पे -1 पावर लगा हुआ है, तो मैं इसको 5/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको 5/2 लिख रहा हूँ। 5/2 को 2.5 लिख सकता हूँ मैं। तो मैं सीधा इसे क्या लिख रहा हूँ, 2.5 लिख रहा हूँ। और इसकी पावर माइनस हट चुका होगा, log 2.5 आ गया, 1/2 आ गया। तो इसका आंसर जो है वो 1/2 बनेगा। तो ये इसका फाइनल आंसर है ना। आगे बढ़ते हैं। तो हम फार्मूले देख लेते हैं कि फार्मूले क्या क्या है हमारे पास। तो एकदम फंडामेंटल 3 फार्मूले हमारे पास कि log m प्लस log n इक्वल टू log m इंटू n होता है ना। ये फंडामेंटल फार्मूले, इनके बेसिस पे सब कुछ चलने वाला है। एक और फार्मूला है log m माइनस log n, इसको हम log m अपॉन n लिख देते हैं, है ना। मतलब माइनस वाले को हम अपॉन में लिखते हैं, प्लस वाले को हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं। एंड एक फार्मूला हमारे पास है log m की पावर n, इसको हम n log m लिखते हैं, है ना। आप ऐसे समझो कि ये जो n है ना वो आगे आ जाता है और n log m बन जाता है। तो ये 3 बेसिक फार्मूले हैं जो बार बार यूज़ होने वाले हैं। इनके अलावा भी हमारे पास और फार्मूले हैं। जैसे मैंने बोला कि अगर log का बेस एंड नंबर सेम हो जाता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। log 1 की वैल्यू हम सब जानते हैं कि log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। एक और फार्मूला हमारे पास है, जैसे अगर इधर 1/a लिखा है और इधर a लिखा है ना। तो बेस में जो नंबर में जो लिखा है, बेस में उसका रेसिप्रोकल लिखा है, तो हम इसको क्या है -1 के इक्वल लिख सकते हैं, है ना। अगर हम चाहें इसको फॉर्मूले की तरह ना भी समझें तो हम ये निकाल सकते हैं। कैसे ये बात आ जाएगी, जैसे log 1/a हो गया, a हो गया, इक्वल टू में x लिख लिया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो इधर जाएगा, तो a इक्वल टू 1/a की पावर क्या, x। फिर इसको हम ऊपर ले गए तो a की पावर -1 x से मल्टीप्लाई हुआ तो -x, इधर 1 आ गया। तो दोनों कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो ये इस तरह से बात आ जाती है ना। तो ये हो गया। और भी कुछ आइडेंटिटी हमारे पास, जैसे एक आइडेंटिटी हमारी ये है कि
लॉग ए लिखा है एंड बी लिखा है, ठीक है। तो बी इसका नंबर है एंड ए इसका बेस है। अब ये प्रॉपर्टी हमसे ऐसा बोलती है कि हमें इसे इसका बेस चेंज करके कोई नया बेस हमें इंट्रोड्यूस करना है। तो हम करते क्या है कि ये जो ऊपर नंबर है इसके साथ एक अलग लॉग बनेगा, नीचे वाले बेस के साथ दूसरा लॉग बनेगा, एंड हम फिर अपने मन का बेस उसमें लगा सकते हैं। जैसे मैंने लिखा लॉग बी एंड नीचे मैं लिख दूंगा लॉग ए, है ना। कोई भी बेस आप लगाना चाहो इसके बाद लगा सकते हो। जैसे मैंने बोला कि मैं 10 लगाना चाहता हूँ तो मैंने 10 लगा दिया। तो ये बेस को चेंज कर देती है वाली प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी भी काफ़ी यूज़ होती है। तो ये इस तरह से प्रॉपर्टी है। और एक और प्रॉपर्टी है ए लॉग ए एक्स, ये एक्स के इक्वल होता है। ये अभी हम यूज़ भी कर रहे हैं। तो इसमें होता क्या है कि ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ये एक्स इधर आएगा और ए जो है वो एक्स की जगह चला जाएगा। तो ये हमें ऐसे दिखेगा एक्स लॉग ए एंड बेस ए। तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो मैं इसको एक्स लिख दूँगा, है ना। तो ये भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। और देखते हैं और क्या है। तो इसको मैं हटा रहा हूँ। कुछ और प्रॉपर्टीज़ हमारे पास इस तरह से हैं कि मैंने बोला कि ये ऐसे लिखा है लॉग ए की पावर अल्फ़ा एंड बी की पावर बीटा, है ना। इस तरह से लिखा हुआ है, मतलब बेस एंड नंबर दोनों पे कुछ कुछ पावर लगा है। तो हम इनको क्या करते हैं, ये प्रॉपर्टी हमें ये बोलती है कि इस बीटा को हम आगे लिखेंगे, इस अल्फ़ा को भी हम आगे लिखेंगे और दोनों में डिवाइड का साइन लगा देंगे। तो बीटा अपॉन अल्फ़ा लॉग बी बेस ए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यही प्रॉपर्टी हमें बीटा अपॉन अल्फ़ा के फॉर्म में दिख जाएगी अगर ए इक्वल टू बी हो जाए। तो इसमें हम और स्टार मार्क लगा के इसको हम और चेंज करके लिख सकते हैं। वो हम कैसे लिखेंगे, अगर ए इक्वल टू बी हो जाता है ना। तो ये प्रॉपर्टी हमें कैसे दिखेगी, यहाँ पे बी एंड ए दोनों सेम हो जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी हमें ऐसे दिखेगी बीटा बाय अल्फ़ा लॉग ए बेस है और ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मैं इसको बीटा बाय अल्फ़ा लिख सकता हूँ। तो ये भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो हम इसको भी रखने वाले हैं। इनके अलावा भी कोई प्रॉपर्टी है क्या? मेनली ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो बार बार यूज़ होती हैं। और बीच में अगर कोई प्रॉपर्टी आएगी जो मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रही होगी तो हम क्वेश्चन के दौरान उसको लिख लेंगे। और प्रॉपर्टीज़ के बाद इनका यूज़ करना है तो हम अगले लेक्चर में इन पे बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना। तो ये वाली बात हो गई और ये प्रॉपर्टीज़ हो गई, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा वाली बात आ जाती है। इससे हम क्या करते हैं, कई बार कुछ क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि हमें ये बताना होता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोस हैं या टोटल नंबर ऑफ़ डिजिट कितने हैं। तो उस तरह के क्वेश्चन में ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे मैं इसको लिख लूँ, ये log n लिखा हुआ है ना। log n इक्वल टू समथिंग लिखा हुआ है जो कि ये लिखा है। तो इस केस में क्या है कि इस केस में n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है। आप देख सकते हो 564 जो लिखा है, n जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे आता है कि इसमें हमें क्या बताना है, इसमें ये लिख के दे देंगे 2.751279 ये लिखा हुआ है, ये आपको पता होएगा और ये आपको पता नहीं होगा, है ना। तो इसमें ये पूछेंगे कि n में नंबर ऑफ़ डिजिट कितने होंगे। तो इस तरह से कुछ रूल मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी n ग्रेटर देन 1 होगा, है ना, n अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो n में जो नंबर ऑफ़ डिजिट आएंगे, नंबर ऑफ़ डिजिट जो आएंगे n में वो कितने आने वाले, इसके कैरेक्टरिस्टिक से +1 करके हम वो डिजिट लिख सकते हैं। तो अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक को n बोलता हूँ
तो नंबर ऑफ डिजिट इसमें n+1 आने वाले हैं। अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मैंटिसा क्या है। तो अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 + 0.751279, है ना, ये लिखा है। तो मैंने इसको ऐसे लिखा, इस 2 को मैं कैरेक्टरिस्टिक बोलता हूँ और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट लिखा हुआ है इसको मैं मैंटिसा बोलता हूँ, है ना। इसमें काम की बात जो आपको दिमाग में रखनी है वो क्या है कि ये फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है ना, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव रख दोगे तो गड़बड़ हो सकती है ना। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हुआ, ये मैंटिसा हुआ। तो मैंने कहा कि अगर मुझे ये दे रखा है तो मैं एन में नंबर ऑफ डिजिट बता सकता हूँ कितने आने वाले हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक को मैं देखूंगा, उसमें +1 करूंगा तो मुझे नंबर ऑफ डिजिट मिल जाएंगे। तो 2.751279 ये जो है इसके लॉग एन में जो नंबर ऑफ डिजिट होंगे वो n+1 होंगे, ऐसा है, ठीक है। अब एक हम नेगेटिव वाला भी देख लेते हैं। तो ये लिखा है लॉग 0.00895। इसमें मैं बोलता हूँ कि जो n है वो <1 है बट <0 है। इस केस में लॉग की वैल्यू एक तो नेगेटिव आएगी जो कि आ चुकी है, तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। जब भी n 0 से 1 के बीच में होगा तो ये प्रॉपर्टी शो करेगा। अभी ये वाली बात आपको ग्राफ में देखने को मिलेगी। log x का जो ग्राफ होता है ना, उससे आपको पता चल जाएगा कि नेगेटिव क्यों आ रहा है। एक तो इस तरह का ग्राफ लॉग का होता है ना। ये कब है, जब a <1 होता है। और एक और ग्राफ है हमारे पास ये वाला, और ये ग्राफ कब है, जब a <1 <0 होता है। तो ग्राफ से हम ये वाली बात समझ सकते हैं कि नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आया तो उसको ब्रेक कर लिया हमने, ब्रेक कर लिया तो हमने ऐसे लिख लिया। अब मैंने क्या बोला कि इसका मैंटिसा नेगेटिव नहीं हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव चल जाएगा पर मैंटिसा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हमें उसे पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या किया, इधर +1 किया, वो ये लिखा है। +1 करेंगे तो -1 भी होगा, तो -1 इसके साथ हो गया तो वो -3 आ गया। इधर +1 करते ही ये आ गया, ठीक है। अब ये मैंटिसा जो है वो पॉजिटिव हो गया है। पॉजिटिव हो गया है तो हम इसको अब लिखते कैसे हैं, लिखने का तरीका क्या है कि 3 के आगे जो माइनस लगा है उसको हम 3 पे बार लगा के लिख देते हैं 0.9518231। क्या बोला मैंने, मैं कह रहा हूँ कि 3 के आगे जो माइनस लगा है उसको हम 3 के ऊपर बार लगा के लिख देते हैं 0.9518231, है ना। तो ये एक्चुअल में ऐसे लिखा हुआ है। इसके बाद डिसाइड होगा जो भी हम करने वाले हैं। तो हम क्या डिसाइड यहाँ से करने वाले हैं, अगर मैं इसके लिए बात करता हूँ 3.9518231, तो इसके लिए जो रूल हमारे पास है वो क्या है। तो एक रूल तो ये है, इफ़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log n बी n देन नंबर ऑफ डिजिट्स इन n इज n+1, जो कि हम बात कर चुके हैं n+1 होएगा जब n >1 हो। और जब n 0 से 1 के बीच में हो तो उसका कैरेक्टरिस्टिक -n होगा। ये भी मैं आपको दिखा चुका हूँ कि ये -n होता है। बट यहाँ से हम कैरेक्टरिस्टिक नहीं लिख सकते, आपको समझना पड़ेगा ये बात। हम यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे क्योंकि इसका मैंटिसा नेगेटिव है, हमने उसको पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, -3 है। तो ये है वो कैरेक्टरिस्टिक जिसकी बात हो रही है। तो वो -n होगा। देन देयर एग्जिस्ट n-1 0 आफ्टर डेसिमल पार्ट ऑफ n। तो वहाँ पे n-1 0 होंगे, है ना। तो देखते हैं ये जो कह रहे हैं वो सही है या नहीं। तो ये हमारा n, तो पॉइंट के बाद हमें 2 0 मिलते हैं। 2 0 कितने, n-1 बोल रहे हैं। n कितना है, n कितना है, अगर मैं n की बात कर रहा हूँ, देखो ये जो n है हमारे क्वेश्चन में वो -3 है ना। तो n हो गया 3, 3 - 1 कितना, 2 zeros। तो वहाँ पे 2 0 ऑलरेडी लिखे हुए, तो ऐसा है ना। एक और एग्जांपल है हमारे पास, जैसे ये लिखा है 0.0000279। तो इसमें पॉइंट के बाद कितने जीरो हैं, 4 है। और इधर देखो इसके इक्वल टू में ये लिखा है, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक हुआ -5। तो n हो गया कितना, 5। 5 -1 0 हमें मिलेंगे पॉइंट के बाद, ऐसा रूल हमसे बोल रहा है। तो 5 -1 0 कितने जीरो हो गए, 4 जीरो हो गए। तो हमें 4 जीरो मिलेंगे, ऐसा वो प्रॉपर्टी बोलती है ना। तो ये हम क्वेश्चंस में और अच्छे से देखेंगे। तो एक क्वेश्चन ये है हमारे पास,
कि हमें log 2 दे रखा है, log 3 दे रखा है, एंड फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 6 की पावर 20। तो पहले हमने इसको कुछ लेट करा, x इक्वल टू 6 की पावर 20, उसको हमने क्या लिख लिया 2 की पावर 20 इंटू 3 की पावर 20। अब हमने log लिया दो बोथ साइड, तो log x हो गया इक्वल टू में क्या आएगा log 2 की पावर 20 इंटू 3 की पावर 20। अभी प्रॉपर्टी लगेगी log m इंटू n वाली, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ log 2 की पावर 20 प्लस log 3 की पावर 20। अब log m की पावर n वाली प्रॉपर्टी लगेगी तो 20 आगे आ जाएगा, इसका 20 भी आगे आ जाएगा, तो 20 कॉमन निकाल लिया और लिख लिया log 2 प्लस log 3। अब log 2 एंड log 3 की वैल्यू लगा दी, तो वैल्यू लगा दी तो वो हो गई कितनी 0.301 प्लस 0.477। अगर इसे मैं ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये 20 आ गया, इनटू में आ जाएगा 8 आ गया, और 7 आ गया, और क्या आएगा 7 आएगा 0.778। मल्टीप्लाई करा मैंने तो ये आ जाएगा 15.5 आ रहा है। कितना आ रहा है 15.5 आ रहा है। और ये किसकी वैल्यू आ गई है, ये log x की वैल्यू आ गई है ना। और ये पूछ रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन 6 की पावर 20, है ना। तो 6 की पावर 20 में नंबर ऑफ डिजिट बताने कि कितने होंगे। तो मैंने कहा कि log x की वैल्यू क्या आ गई है, मैं इसको हटा देता हूँ फिर। तो मैंने कहा कि log x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है 15.5। तो मैंने लिख लिया log x इक्वल टू 15.560, ये आ गया। और x हमें पता है क्या है 6 की पावर 20 है। तो मैंने कहा कि n में, ये हमारा n ही तो है, n में नंबर ऑफ डिजिट चाहिए मुझे। तो n में नंबर ऑफ डिजिट कैसे मिलेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक को मैं ढूंढूंगा जो कि 15 है, उसमें +1 कर दूंगा, तो मुझे नंबर ऑफ डिजिट मिलने वाले हैं 16। तो इसका जो आंसर है वो कितना बनेगा 16 बनेगा। तो इसी कैटेगरी में दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन ये लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ऑफ दिस, है ना। तो इसको देखते हैं। तो पहले क्या करें n के इक्वल लिख लेते हैं। तो n इक्वल टू 0.036 की पावर क्या हो गई 16। log लिया तो log n आया कितना log 0.036 की पावर 16। आगे लिख लेते हैं। तो log n आ गया हमारे पास 0.036 की पावर आ गई 16, ये हो गया। 0.036, ठीक है, ये आ गया। अभी प्रॉपर्टी लगेगी log m की पावर n, ठीक है, जिसमें n आगे आ जाता है तो हम इसको n log m लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कहा कि 16 को मैं आगे लिख लूँगा, तो ये हो गया log n इक्वल टू 16। अब ये जो अंदर वाली पार्टी है इसका पॉइंट हटाया तो ये आ जाएगा 36 अपॉन 1 2 3, 3 जीरोस आ जाएंगे यहाँ पे, है ना। अभी हमें log 2 दे रखा है, समझना log 2 दे रखा है कितना 0.301 एंड log 3 दे रखा है 0.477। तो हमें कुछ इस तरह से बनाना है कि हम ये दोनों वैल्यू यूज़ कर पाएँ। तो हम अगर इसे काटेंगे तो देखते हैं क्या होता है 36 एंड 1000 को अगर हम, तो इसको मैं 18 आ जाएगा, इधर कितना 500 आ जाएगा, और अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं तो 9 और 25 आ जाएगा, ठीक है। अभी हमें 5 की वैल्यू हमारे पास है नहीं, 9 तो मैनेज कर देंगे 3 से, पर 25 कैसे मैनेज करेंगे।
फिर 25 को अलग से मैनेज करना पड़ेगा। तो हम ये करते हैं, सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, नॉर्मली करते हैं। तो हमने लिखा 36/1000 लिख लिया, ये हो गया 36/1000, ठीक है। तो log m/n लगा दिया हमने इसमें। तो हमें 16 बाहर है, log m/n कुछ ऐसे बनेगा, log 36 माइनस log 1000, ये ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा, जब कोई बेस नहीं है तो हम 10 लेके चलते हैं, कॉमन बेस है। तो इसको हमने क्या लिखा, 10⁻3, इसका 3 आगे आएगा, ठीक है। तो ये मुझे ऐसे दिखने वाला है, 16 log 36, बेस कितना है 10, माइनस इधर आ जाएगा 3। 36 को अगर मैं ब्रेक करूँ तो 9 × 4 लिख दूँगा, है ना। तो मैंने 36 को लिख लिया 9 × 4। 9 × 4 को मैं और सिंप्लीफाई करूँ तो मैं 2⁻2 × 3⁻2 -3 ऐसे लिख दूँगा, है ना। m×n लगने वाला है, तो ये आ जाएगा 16 log 10 2⁻2 प्लस log 3⁻2, और बेस दोनों का 10 ही है, -3 आ गया। 2 को आगे ले सकते हैं, ये वाला 2 भी आगे आ गया। तो ये हमारे पास क्या बनता है, ये हमारे पास बनेगा 16 आगे लिखा हुआ है, और क्या बोल सकता हूँ मैं, 2 तो आ जाएगा, और फिर मुझे इन दोनों को ऐड करना है। तो मैंने ऐड किया, तो ये आ जाएगा कितना, 0.778 आ गया, 0.778 -3। 2 का मल्टीप्लाई कर लिया, तो 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 15.56। 1.556 ये आएगा, एंड -3 आएगा। तो 3 से जब माइनस करने जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, एक तो 4 मिल जाएगा, और फिर ये हो गया 3.000 1.556। तो इधर आ गया 4, और इधर 6 आएगा, तो अगेन 4 आ गया, इधर 6 आएगा, अगेन 4 होगा, इधर 2 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं आगे, तो 16 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, एंड 6 के बाद तो 6 आ गया, 9 बचा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 9 बचेगा। हम्म 16 क्यों लिख रहा हूँ मैं। तो ये आ गया हमारे पास 25। तो ये आ जाता है 24.896 -48, ये आ गया भाई, है ना। तो ये नेगेटिव तो हो सकता है, इसको हमने ब्रेक किया तो ये हो गया 24। इसको यहाँ से हटा के नीचे लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा कितना, 24 -48 तो हो जाएगा, माइनस का 24 प्लस 0.896 आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हो गया, इसको हमें पॉजिटिव रखना है। तो 24 आ गया। तो इन्होंने पूछा है नंबर ऑफ़ ज़ीरोस, इन्होंने पूछे हैं
कि पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट प्लेस आने तक जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोस रहने वाले हैं तो वो n-1 रहने वाले हैं, इसको हम n बोलते हैं। तो n-1 रहने वाले हैं, तो 24 माइनस 1 इसका आंसर 23 आ जाएगा, है ना। तो 23 इसका आंसर बनेगा, जो कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोस हैं पॉइंट के बाद, है ना। इस बात का ध्यान रखना कि पॉइंट के बाद के लगातार ज़ीरोस की बात हो रही है। कुछ इस तरह के ज़ीरोस हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट प्लेस आ गया, ज़ीरो के अलावा 1 आ गया, है ना। तो 1 के आगे कोई ज़ीरो आता है तो उसको ये काउंट नहीं कर रहा है, ये काउंट कर रहा है लगातार आने वाले ज़ीरोस को, ठीक है। तो ये है। फिर इसके बाद हमारे पास ग्राफ है। तो अगर हम log x का ग्राफ बनाने जाएं तो बहुत ही सिंपल सा ग्राफ है, और ग्राफ हमें बिल्कुल याद होना चाहिए क्योंकि कभी भी यूज़ हो सकता है। तो ये log x का ग्राफ है, ये कुछ इस तरह से बनता है। ये x हो गया, ये y हो गया, और ये वाला जो पॉइंट है ये 1 है। जब हम 1 पुट करते हैं तो वैल्यू 0 के इक्वल आती है, एंड ये कुछ इस तरह से बनता है। तो ये वाला ग्राफ है। तो आप देख सकते हो कि हम x का इनपुट अगर बढ़ाते चले जाएं, अगर हम x बड़ा करेंगे तो y बढ़ता जाएगा, अगर हम x का इनपुट बढ़ाएंगे तो y हमें बड़ा मिलेगा, और x का इनपुट कम करेंगे तो y छोटा होता जा रहा है। इसका मतलब ये हमें दिखता है कि ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, तो मैं इंक्रीजिंग बोल रहा हूँ इसको, और मैं इसको ये भी बोल रहा हूँ कि मोनोटोनिक भी है। तो मोनोटोनिक भी है एंड इंक्रीजिंग भी है ना। मोनोटोनिक मतलब लगातार इंक्रीज़ कर रहा है, ऐसा नहीं है कि इंक्रीज़ कर रहा है फिर डिक्रीज़ कर रहा है, लगातार इंक्रीज़ कर रहा है। तो मोनोटोनिसिटी भी शो करता है और इंक्रीजिंग ग्राफ भी है ना। इसी के साथ साथ ये ग्राफ कब बनता है, जब a ग्रेटर देन 1 होता है। दूसरा केस इसमें है कि जब a 1 से छोटा होता है पर 0 से बड़ा होता है, तो उस केस में ये ग्राफ डिक्रीजिंग ग्राफ हमें शो होता है कुछ इस तरह से। तो ये वाला केस है वो, है ना। ये वाला पॉइंट अगेन 1 है, और यहाँ पे ये डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है, और ये ग्राफ भी मोनोटोनिक होता है। तो लगातार डिक्रीज़ हो रहा होता है, इसलिए हम मोनोटोनिक भी बोलते हैं, और डिक्रीजिंग तो है ही। अच्छा, इसके बाद अभी एक क्वेश्चन हम कर रहे थे जिसमें log 0.00 समथिंग कुछ नंबर था, और मैं बोल रहा था कि उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, बात आपको ग्राफ से पता चलेगी। तो आप देख सकते हो 0 से 1 के बीच में अगर हम इनपुट डालते हैं तो log की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो इसलिए वहाँ पे जो वैल्यू है वो नेगेटिव वैल्यू आ रही थी। उसका रीज़न ग्राफ में हमें दिखता है। अच्छा, इस लॉग का बेस जो है वो ग्रेटर देन 1 है, उस लॉग का बेस भी ग्रेटर देन 1 था, तब हम ये वाली बात कर पा रहे हैं। इस वाले ग्राफ में 0 से 1 के बीच में अगर हम इनपुट डालते हैं तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। तो वो जो केस था उसमें a जो है वो ग्रेटर देन 1 था, ठीक है ना, इसलिए उसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही थी। अच्छा, एक दो बातें और हैं इसमें, जैसे हमने एक प्रॉपर्टी लिखी थी log m प्लस log n इक्वल टू log m इंटू एन होता है ना। तो आप इसको m इंटू एन तक रिस्ट्रिक्ट मत कर देना। अगर यहाँ पे और भी लिखा है, मान लो log p लिखा है प्लस log q लिखा है, तो हम उसको भी कंपाइल करते हैं, एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो हम इसको कैसे log m इंटू एन इंटू पी इंटू क्यू ऐसे हम लिख सकते हैं, है ना। और भी आगे लिखा होगा, आर एस लिखा है तो हम उसको भी एक ब्रैकेट में डाल सकते हैं। सेम चीज़ माइनस वाले में भी है। माइनस वाले में कैसे हो सकती है, माइनस वाले में नहीं हो सकती। log m माइनस log n अगर हम लिखेंगे तो हम इसे log m अपॉन एन ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, बट इस केस में हो सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है ना। और मुझे लगता है कि यहाँ पे आज एंड करते हैं, और अगले सेशन में आगे बात करेंगे, अगली क्लास में देखते हैं, है ना। तो थैंक यू सो मच।